गुड मॉर्निंग बच्चों। तीसरे पाठ में आ गए हैं। आरओ का तीसरा पाठ काव्य भाग का। तीसरे पाठ में कुंवर नारायण की लिखी हुई दो कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। हम आज करवाएंगे कविता के बहाने। इस कविता में मुख्य रूप से देखा जाए तो कवि चिड़िया, पुष्प इत्यादि के माध्यम से कैसे अपने मन की ऊंची उड़ान को प्रकट करता है। यह एक कविता जो है वो चिड़िया और फूल आदि को तो केवल एक सिंबल या प्रतीक बनाती है। वस्तुतः कविता बहुत व्यापक एहसास है और उसी को इस कविता में प्रकट भी किया गया है। तो देखते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इन दो पंक्तियों का अर्थ देखिए। यहाँ कहता है कि चिड़िया का बहाना बना करके, चिड़िया को माध्यम बना करके वस्तुतः जो कविता है वो एक उड़ान है, कवि के मन की उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया भला कविता की व्यापक और अनंत उड़ान का ज्ञान कैसे रख सकती है। क्यों कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, वो एक सीमा तक ही उड़ती है। लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं तक भी जा सकती है, सार्वभौमिक और सार्वकालिक होती है। आगे देखिए। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अर्थात बाहर और भीतर, कभी इस घर तो कभी उस घर, कविता पंख लगाकर उड़ती है और उसके उड़ने के ये मायने भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात कवि जो चिड़िया है वो केवल बाहर उड़ती है, केवल आसमान में उड़ती है और उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन कविता बाहर भी उड़ती है और लोगों के हृदयों में अर्थात भीतर भी उड़ती है। तो कविता की उड़ान को चिड़िया कैसे जान सकती है। चिड़िया को तो केवल एक माध्यम बनाया जाता है कवि के द्वारा कविता की उड़ान की व्यापकता और अनंतता का एहसास कराने के लिए। यहाँ पूरे पैरे का अर्थात भावार्थ ये निकलता है कि कविता का माध्यम, चिड़िया का माध्यम बनाकर कविता अपनी उड़ान को प्रकट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान के बराबर है। चिड़िया की उड़ान बहुत ही सीमित है, जबकि कविता की उड़ान अनंत है, सार्वभौमिक है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। भावार्थ मैंने बता दिया, भाव पक्ष में आप लिख सकते हो। शिल्प पक्ष में देखो, एक तो खड़ी बोली हिंदी भाषा है, मुक्तक छंद है, मुक्तक छंद है और लक्षणा सब शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर चिड़िया प्रतीक रूप में ली गई है। प्रसाद गुण है, शांत रस है इसके अंदर। और आप अलंकार देख सकते हो, अनुप्रास अलंकार भी है, प्रश्न अलंकार भी है, तो आपने ये विशेष लिखने हैं। प्रश्न शैली भी लिख सकते हो, प्रश्न अलंकार के कारण प्रश्न शैली भी उत्पन्न होती है। दूसरा अनुच्छेद। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इसका मतलब हुआ कि फूलों को बहाना बना करके, फूलों का माध्यम बना करके वस्तुतः कविता एक खिलना है। मानव की जो खिलने की, खुशी मनाने की जो प्रवृत्ति है, मानव की जो सद्गुणों को बिखेरने की और सद्गुणों की महक को इधर उधर बिखेरने की जो प्रवृत्ति है, उसको प्रकट करना है। फूल केवल बहाना है, फूल केवल प्रतीक है। कवि फूल का माध्यम बना करके मानव की जो खुशियाँ
और गुणों की महक सब तरफ फैलाने की प्रवृत्ति है उसको प्रकट करता है। और इसीलिए कहा गया है कि कविता का जो खिलना है उसको भला फूल क्या जाने। क्यों? क्योंकि जो फूल है उसका खिलना बहुत सीमित होता है, थोड़े समय के लिए फूल खिलता है, उसकी सुगंध बहुत सीमित दायरे में एक आंगन में थोड़ी सी दूर तक रहती है, जबकि कविता सब जगह खिल जाती है, सब जगह उसका प्रभाव होता है, उसकी महक बहुत दूर तक अनंत तक फैलती है, अनंत काल तक फैलती है, वो सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। आगे कहता है बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो फूल कविता की बराबरी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फूल एक ही स्थान पर खिलता है, अगर उसको अपने आंगन में लगा दें तो केवल अपने ही आंगन में महक छोड़ता है, अगर उसको बाहर बगीचे में लगा दें तो वो बाहर बगीचे में ही महक छोड़ पाता है। लेकिन जो कविता है वो बाहर और भीतर दोनों जगह एक साथ, सब जगह एक साथ अपनी महक, गुणों की महक, आदर्शों की महक, शिक्षाओं की महक फैलाती है। और बिना मुरझाए महकने का मतलब भला फूल क्या जाने, क्योंकि फूल कुछ समय पश्चात मुरझा जाता है, महक छोड़ना बंद कर देता है, लेकिन कविता अनंत काल तक मुस्कुराती रहती है, महकती रहती है और अपनी प्रसन्नता बिखेरती रहती है। इसलिए फूल कभी भी कविता की बराबरी नहीं कर सकता, भले ही कविता ने फूल को अपनी गुणों की महक फैलाने के लिए माध्यम के रूप में चुना हो। तो भावार्थ भी आप समझ गए होंगे। भाव ये है कि कविता मनुष्य को एक व्यापक मुस्कान और गुणों की गंध फैलाने की प्रेरणा देती है। फूल को केवल सिंबल या प्रतीक के रूप में ग्रहण किया जाता है। फूल कभी भी कविता की व्यापकता, कविता की सुगंध की व्यापकता और सार्वभौमिकता की बराबरी नहीं कर सकता है, और विशेष लगभग मिलते जुलते हैं जो हमने पिछले अनुच्छेद में बताए थे। तीसरा और अंतिम अनुच्छेद देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कहता है जो कविता है वो तो एक खेल है, व्यक्ति को संसार में कैसे अपना जीवन, चाहे सुख हो या दुख हो, हर स्थिति में खेल या लीला की भांति बिताने के लिए प्रेरणा देती है, तो कविता देती है। तो ये संसारिक खेल है, कविता एक संसारिक खेल है, और इसके लिए वो माध्यम चुनती है बच्चे को, कि बच्चों के माध्यम से कविता जीवन की लीलाओं को, खेल को प्रकट करती है। आगे कहता है बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। पिछले दो अनुच्छेद जो आए थे उन दो अनुच्छेदों से ये तीसरा अनुच्छेद अलग है, क्योंकि बच्चे की प्रवृत्ति, बच्चे की जो महानता है वो चिड़िया और फूलों से अलग है। तो ये कहता है बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घरों को, हर घर को एक कर देने का मान है, जो महत्व है वो बच्चा ही जानता है। यानी अगर इस संसार में कविता की कोई बराबरी कर सकता है, कविता की महानता की कोई बराबरी कर सकता है, तो वो बालक होता है, बच्चा होता है। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे हृदय से निर्मल होते हैं और बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाले होते हैं। क्रूर से क्रूर व्यक्ति की गोद में भी जब बच्चा जाता है, छोटा बच्चा जाता है, तो उसके भाव भी अनायास ही कोमल हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो बच्चा होता है वो बाहर गली में भी खुशियाँ फैलाता है, घर के भीतर परिवार में भी खुशियाँ फैलाता है। इस घर में भी वो प्रसन्नता देता है और दूसरे घर में भी प्रसन्नता देता है। कई बार देखा जाता है दो घर जो आस पड़ोस के हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, झगड़ा हो रखा है। जो मैच्योर लोग होते हैं वो आपस में बात तक नहीं करते। अचानक एक घर का बच्चा जब उसी दूसरे घर में चला जाता है जिसके साथ लगभग शत्रुता है, तो वहाँ जाने के बावजूद वहाँ के लोग उस बच्चे को दुत्कारते नहीं हैं, लाड से दुलारते हैं, गोद में उठाते हैं
और तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें देते हैं। ये क्या है? ये उस बच्चे का प्रभाव है जो शत्रुता को स्पर्श करते ही, नज़दीक जाते ही ख़त्म कर देता है। तो इसलिए कहा गया है कि दिलों को जोड़ने का काम बच्चा करता है। इस घर और उस घर को जोड़ने का काम बच्चा करता है। तो सब घर को एक कर देने का जो महत्व है वो बच्चे को छोड़कर और कोई नहीं जानता। या तो कविता लोगों के दिलों को जोड़ती है या फिर बच्चा ही है जो लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है। तो इस लिहाज से इसकी व्याख्या में आपको ध्यान रखना है। भावार्थ में, भाव में आपको ये बताना पड़ेगा कि जो कविता होती है वो बच्चे को माध्यम बना करके दिलों को जोड़ने का उदाहरण प्रस्तुत करती है और बाहर भीतर हर घर, हर हृदय को जोड़ने का जो महत्व है वो बच्चा ही जानता है। कविता के अतिरिक्त बच्चा ही जानता है और कोई नहीं जानता। विशेष लगभग वही रहेंगे जो काव्य सौंदर्य है। तो आपने ये तीनों पैरे करने हैं। कविता आपकी पूरी हो गई है। आपने ये कविता लिखनी है।